नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। राजनीति में जो रोज़ाना की राजनीति होती है उसमें कुछ ऐसे भी पन्ने होते हैं जिन पे अमूमन चर्चा नहीं की जाती, लेकिन बीच बीच में चर्चा की जानी चाहिए ताकि चीज़ों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सके। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि एक तरीके से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में भयानक बैरभाव चल रहा है। स्वाभाविक भी है, वो चलता भी है। हालांकि शुरू में कांग्रेस ने जब नरेंद्र मोदी शासन में आए तो इस बात के दिखाने की कोशिश की कि ऐसा कोई बैरभाव नहीं होना चाहिए। उस अपने जेस्चर को दिखाने के लिए राहुल गांधी संसद में भाषण देने के बाद नरेंद्र मोदी से गले में मिले। हालांकि जब वो गले मिल रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एकदम अकबका करके, ऐसा लगा कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बहरहाल ये सब चलता रहता है। दरअसल क्या है कि अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी नेहरू गांधी परिवार से पूरी तरीके से झगड़ा करती है। ऐसा है तो ये बात सबसे अच्छी बात है कि चाहे आरएसएस हो, चाहे क्या नाम है भाजपा हो, उसने अपने घृणा भाव को कभी छिपाने की भी कोशिश नहीं की। और जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पावर में आया पूर्ण बहुमत के साथ, तो उसने जितनी अधिक संभव घृणा जो इस लोकतांत्रिक ढांचे में संभव थी दिखा सकता था राहुल गांधी के प्रति, वो दिखाई। उनको जेल भेजने की कोशिश की गई, उनकी संसदीय लेने की कोशिश की गई, उनका मकान ले लिया गया, ये सब सारी चीज़ें हुई। अब यहीं पर थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखिए तो कुछ और चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिनका आजकल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में लोगों को पता नहीं है, लेकिन होना चाहिए। भारत जब आज़ाद होने को था तो उसमें दो शक्तियाँ संघर्ष कर रही थी। एक तो मतलब भारत इंग्लैंड का गुलाम था ही था, और उसके अलावा उस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए दो शक्तियां सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही थी। एक तो आपके जो वो लोग थे जो जिसमें सरदार भगत सिंह और ये सब तमाम लोग शामिल थे, जिनका यह मानना था कि हिंसा से अंग्रेज जाएंगे, और दूसरी शक्ति जो थी वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस थी, नेहरू जी वगैरह थे, जिनका अपना एक अलग से फंडा एक वो था कि अहिंसा से जाएंगे। इन दोनों ही शक्तियों के पास एक अच्छी बात थी कि भारत का जब आज़ाद हो जाएगा, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वह दूसरे क्रांतिकारी रहे हों, चाहे वो कांग्रेस नेहरू गांधी के नेतृत्व में चाहे वो रही हो, इन दोनों का ये फंडा था कि जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो हमको किस किस्म का भारत चाहिए। उसमें चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, चाहे आपके नेहरू जी रहे, इन्होंने लोकतांत्रिक भारत का फंडा चुना, क्योंकि उसका भी कारण बहुत स्पष्ट था कि हमको अपने जो शत्रु हैं उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। वो ज़रूरी होता है कि भारत जब अंग्रेज़ों के गुलाम था तो भी अंग्रेज़ ये चाहते थे कि भारत जब आज़ाद हो तो वो लोकतांत्रिक पैटर्न के तहत ही चले। इसीलिए उस पैटर्न की शुरुआत अंग्रेज़ों ने ही अपने समय में शुरू कर दी थी। आप लोगों में से कम युवा पीढ़ी को कम मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहला चुनाव 1935 में अंग्रेज़ों ने कराया था, जिसमें प्रोविंसेस के चुनाव हुए थे, और यहाँ से चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। और भारत का जो संविधान है उस पर भी शुरुआती काम अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था कि भारत जब भी आज़ाद होगा तो एक तरीके से लोकतांत्रिक देश के रूप में अगर वो चले तो ठीक है। इस बीच एक काम और हुआ था जो जिसपे लंबी चर्चा फिर कभी होगी, नक्शल में बता दे रहा हूँ कि भारत का जो मूल ढांचा था, जिसको मूल स्वरूप जो था वो अंग्रेज तो बाद में आए, उनके आने के पहले वो जिस समय मुसलमान और उसके बाद फिर लास्ट में मुगल आए, तो जो मूल ढांचा था वो मूल ढांचा काफ़ी कुछ बदल चुका था मुसलमानों के शासन में और मुगलों के शासन में। उस मूल ढांचे को वापस लाने के लिए बीच में आए पेशवा ने भी कोशिश की, लेकिन तब तक अंग्रेज आ चुके थे, और उस नक्शल में कहा जाए तो उस मूल ढांचे को लाना संभव ही नहीं था, और मूल ढांचा बदली हुई परिस्थितियों में भारत के अनुकूल भी नहीं था। इसलिए पेशवा जो थे बुरी तरीके से पराजित हुए और किस्सा खत्म हुआ उनका। फिर अब किस्सा जो था वो भारत के मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अंग्रेज़ों के बीच में रहा कि उनके बीच में स्वतंत्रता को लेकर के भी लड़ाई हुई, और स्वतंत्र भारत कैसा होगा इसको लेकर के भी उन्होंने सोचा कि कैसे क्या करना होगा। ये सब सिलसिला चला। इस बीच में एक तीसरी शक्ति उदय होकर के सामने आई 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये जैसे मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ, एक बंद सा संगठन है जो अपने बारे में बहुत कुछ प्रचार नहीं करना चाहता। वही लोग इसके बारे में जो जानते हैं, जो इसके सदस्य हैं, या जो अब आजकल चूँकि संघ शासन में भी आ गया है 10 साल से, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानने की लोगों में उत्सुकता है, और लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। पूरी तरीके से नहीं जानते, ये फैक्ट है। वो लोग पूरी तरीके से नहीं जानते
जो लोग संघ के सदस्य नहीं है या किसी तरीके से उससे जुड़े हुए नहीं है। बहरहाल संघ की कोशिश थी कि भारत को हम पूरी तरीके से उसी पुराने जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जहाँ तक उसके बारे में पढ़ने सुनने में मिलता है कि भारत को उसी पुराने समय में ले जाया जाए जैसा वो था। और उसमें मतलब कुछ लोग प्रभु वर्ग था और बाकी कामगार लोग थे, इस तरीके का सिलसिला उनका था। लेकिन चूंकि वो सब मतलब वो एक एक भूतकाल की बात थी जिसको लाना संभव नहीं था, इसलिए संघ जो था बहुत सफल नहीं रहा। और संघ पूरी तरीके से सफल नहीं रहा लंबे समय तक, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू का शासन आया, इंदिरा गांधी का शासन आया, राजीव गांधी का शासन आया, उसके बाद फिर आपके क्या नाम है मनमोहन और उनका भी शासन आया, सोनिया गांधी का। इस बीच में संघ कुल मिला के एक बार सफल रहा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, वो भी बड़ी मिलीजुली सरकार में। यानी संघ जो था अपनी नीतियों से और इन सब चीज़ों से भारतीय जनता को इतना क्या नाम है वो नहीं कन्विंस कर सका कि वो लोग उसको बार बार पावर में लाते। अपने लंबे कालखंड में जो मान लीजिए 100 साल के कालखंड में संघ जो है कुल 2 बार पावर में रहा भाजपा के माध्यम से, एक बार अटल बिहारी के ज़माने में और कायदे से देखा जाए तो कुल एक बार पावर में रहा नरेंद्र मोदी के ज़माने में। अब अब यहाँ से एक बात और शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में किस्सा बड़ा मशहूर है, लोग इसको बताते भी हैं, कई बार बताया भी होगा, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका मन से हृदय से मानना था कि भारत का जो विकास है वो लोकतांत्रिक ढंग से ही संभव है। भारत जितनी मतलब जातियों वर्गों इन सब में बटा हुआ है उसको लोकतांत्रिक ढंग से ही टैकल किया जा सकता है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का मानना था। और उस व्यवस्था में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को भी शामिल किया। वो भी शामिल थे लंबे समय तक। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कुल 2 सदस्य हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। बीच बीच में एक आध दो और आ जाते थे, एक आध लोग कभी कभी राज्यसभा वगैरह में भी पहुंच जाते थे। इतना कुल मिलाकर के था। अगर जवाहरलाल नेहरू नरेंद्र मोदी की मानसिकता के ही होते तो ये जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो वो बहुत जल्दी ही क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी को से भारत को मुक्त कर देते। उसी समय 2 लोगों से निपटना बहुत मुश्किल काम नहीं था। और जिस तरीके से अपने नरेंद्र मोदी निपटने की कोशिश करते हैं कांग्रेसियों से कि उनको जेल में डाल देना, उनके खिलाफ मुकदमा कर देना, ये सब सारी बातें कर देना, उस तरीके से अगर पंडित नेहरू चाहते तो अटल आडवाणी को गायब करना बहुत आसान नहीं था। उनको उनकी उनको पॉलिटिकली किल कर देना बहुत आसान था उस समय। और वो अगर नेहरू जी नहीं चाह लेते कि इन दोनों को चुनाव नहीं लड़ना है और नहीं जीता है, तो उस समय के जो हालात थे, उस समय के हालात में चाहे वो अटल बिहारी थे चाहे वो आडवाणी थे, चुनाव लड़के जीत ही नहीं सकते थे, ये पुराने लोग जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते इतिहास पढ़ के जान सकते हैं। नेहरू उतनी विराट पर्सनालिटी थे उस समय भारत की आज़ादी के तत्काल बाद कि वो एक तरीके से अगर चाहते तो तानाशाही रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते थे बतौर तानाशाह, और जब तक चाहते शासन करते। बाद में उनके वंश का ही शासन रहता। हालांकि वो चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन करते थे और उनके वंशज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन करते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन करने वाली बन चुकी है, और नेहरू गांधी परिवार ने उसके हित के लिए काफ़ी काम किए हैं, इसलिए वो भी बार बार उनको चुन करके लाती है, ये भी एक फैक्ट है। और यही जो है क्या नाम है अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की वजह है कि वो नेहरू गांधी परिवार से बहुत घृणा करती है। एक तरीके से वो ये मानती है कि अगर ये परिवार ना हो तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाए, और वो जो एक हम उनके प्रति जो भारत को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं पुरानी दिशा में, उस दिशा में ले जाएंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं, लेकिन बहरहाल उनके कार्यकलापों से ऐसा लगता है कि वो वैसा चाहते हैं। उस समय एक बड़ा मशहूर किस्सा था जो मैंने आप लोगों ने भी सुना ही होगा, उस समय फिर मैं सुना दे रहा हूँ कि उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी नए नए सांसद बन के आया करते थे, उस समय विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो थे एक आया था भारत की संसद को देखने के लिए। नेहरू जी उसको दिखा रहे थे तो अटल बिहारी वही बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे जो एक भारतीय जनता तब तो जनसंघ हुआ करता था, यानी देखिए हमारा विरोधी दल जनसंघ, और उस जनसंघ के नए नए सांसद है, हो सकता है कल कोई प्रधानमंत्री बन जाए। यानी अपने विरोधियों को लेकर के जवाहरलाल नेहरू की ये मानसिक अवधारणा थी कि वो ये कह रहे थे कि ये नया युवक जो है हो सकता है कल को प्रधानमंत्री बने, और बहरहाल अटल जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अपने उसके बरक्स क्या हुआ कि जब 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 नेहरू की सहिष्णुता के चलते नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, तो फिर वो अपने असली रूप में आ गए। उनको लगा कि बस अब हम लोग आ गए, अब हम लोग नहीं जाएंगे, अपने असली रूप में सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और उसके साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत को अपने इस क्या नाम है अपने इस नैरेटिव को सही ठहराने के लिए नेहरू जी के बारे में और इंदिरा गांधी के बारे में तरह तरह से झूठ वगैरह बोलना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने।
और वो झूठ और वो नैरेटिव लंबा चला भी, लेकिन जब सवाल ये पैदा हो रहा है कि काम हो नहीं रहा है, केवल झूठ और नैरेटिव चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 10 साल चल गया, इतना बहुत चला, और 10 साल के बाद वो चीज़ें फिर बड़बड़ा के गिरने लगी। इस समय आप देखिए उसी की वजह है कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो कीज है राहुल गांधी के प्रति, वो ज़रूर से ज़्यादा उभर के सामने आ रही है, क्योंकि उनको लगता था कि अपने खिलाफ फतह कर लिया, 10 साल में रह लिए, और फिर आगे फिर एक तरीके से, हालांकि वो काफ़ी बुरी हार के साथ साथ प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी हैं, वो जो भी समझे। इसलिए जो जो राहुल गांधी के प्रति जो उनका घृणा भाव, बैर भाव और ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहा है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि अब जब हम ऑलमोस्ट जीतने जा रहे थे, तब तक फिर अब हमारी बाजी पलट गई। एक बात मैं आपको बताऊँ, जिस मानसिकता और जिस क्या नाम है उसके साथ, नीतियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा चल रहे हैं, उसमें ये आप फिर ये मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हो सकता है कभी-कभी पावर में आ जाएँ, लेकिन जब भी पावर में आएँगे, हिंदुस्तान का एक के लिए हिंदुस्तान में अराजकता ही आएगी, जैसे इस बार भी आई, ये आप कन्फर्म जान लीजिए। क्योंकि इनके पास भारत को लेकर के कोई एक नीति नहीं है जो आधुनिक संदर्भों में भारतवर्ष पर लागू होती हो। इनके पास 1000 साल पुराना पास्ट है, उसी में लगातार जो रोते गाते रहते हैं, और जिन लोगों ने कुछ भी किया है भारत को आधुनिक संदर्भ में स्थापित करने के लिए, उनको गालियाँ बकते हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए ये मान के चलिए कि संघ और उसमें भी एक कोड़ में खाजा और हो गया कि एक तरीके से, अब ये मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि एक तरीके से जो संघ और भाजपा है, उसको पूरी तरीके से अडानी और क्या नाम है अंबानी टाइप के लोगों ने जो हैं, उन्होंने एक तरीके से हाईजैक कर लिया। उसका नतीजा ये है कि अब इतनी अराजकता भारत में फैल रही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है भारत की अराजकता से परेशान होकर के भारत से पलायन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, लाखों करोड़पति भारत छोड़ के जा चुके हैं, जो अगर भारत में रहते तो कहीं ना कहीं भारत के फायदे में ही होते। अब इसलिए कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता को सोचना चाहिए कि नेहरू की सहिष्णुता से जो व्यक्ति आज की तारीख में प्रधानमंत्री बना बैठा है, जो वो नेहरू को ही गरिया रहा है, इसका मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है भारतीय जनता को लेकर के कहाँ तक क्या नाम है भारतीय जनता का हित चिंतक होगा, ये आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात जो अभी हाल ही में संपन्न हो गई कि अयोध्या में इस कदर इन लोगों ने मुसीबत खड़ी की कि अयोध्या जैसी सीट ये लोग हार गए। उसके बाद ये आत्मचिंतन करने के बजाय कि हम अयोध्या क्यों हारे, ये लोग उल्टे गरियाने लगे कि अयोध्या के लोग ही बदमाश हैं जिन्होंने हमें हरा दिया। इस मानसिकता के साथ ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत 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 लंबा सफ़र नहीं तय करेगी। कहीं न कहीं इसके दिन पूरे हो चुके हैं। फिर बाद में कभी लंबे अरसे बाद जब कभी कुछ होगा तो हो सकता है कि आज बार पावर में आ जाए। इतना ही होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी ऐसी बातें आपको, ऐसी ही राजनीतिक किस्सें आपको और भी सुना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।